गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए, पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। इसमें मैंने आपको अब तक 10 पॉइंट करवा दिए हैं और आपसे ये भी कहा था कि ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है आपका HSAB उसकी समरी आ जाती है। इसमें बहुत तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और HSAB में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब ये समझ लो 10 नंबर का आपका अगर क्वेश्चन है तो वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में डिवाइडेड आएगा और उसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा समरी पता होगी। तो आज की क्लास में हम देखिए नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 एप्लीकेशन और बच रही है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आ जाते हैं हाइड्रोलाइसिस। 11th एप्लीकेशन है। देखिए, हाइड्रोलाइसिस समझने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन बता देती हूँ। फर्स्टली देखिए, LiF को जब पानी में डाला जाता है, मतलब इसको पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, पानी में डालते हैं, तो जो LiF है कोई रिएक्शन नहीं देता, ये डिकम्पोज नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता है। जबकि LiI को जब पानी में डाला जाता है वाटर में, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका, और जो बनता है वो है LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और HI बाहर निकल जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, HSAB से हम ये भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक चीज़ का तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, दूसरे का हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होता है, वो वाटर में डिज़ोल्व क्यों नहीं हो रहा है। जब कोई भी कंपाउंड 2 भागों में टूट रहा है तो इसका मतलब वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखिए, ये एक हार्ड है जबकि दूसरा भी एक हार्ड है, यानी ये स्टेबल कंपाउंड हो गया। जब ये स्टेबल कंपाउंड है तो ऑब्वियस है कि ये टूटना नहीं चाहेगा। एक स्टेबल कंपाउंड है, वो टूट के कुछ और कंपाउंड क्यों बनाएगा, ठीक है। सेकंड वाला जो केस है, इसमें एक तो हार्ड है और दूसरा सॉफ्ट है, तो इस वाले केस में हाइड्रोलाइसिस होगा क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें एक हार्ड है, हार्ड एसिड, और दूसरा भी हार्ड है। इस कारण से ये वाला जो कंपाउंड है ये एक स्टेबल कंपाउंड हो गया। स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इसका फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी लिथियम आयोडाइड जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जबकि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो इसको लिखने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ किस तरह से आप इसको लिखोगे। is stable towards hydrolysis because they are because it is formed by because it is formed by hard interaction but LiI get hydrolysis as it is formed by hard soft interaction. So it hydrolyzes
टू गिव, क्या देगा ये देगा LiOH which is stable compound of hard interaction। ठीक है, हार्ड इंटरेक्शन से बना हुआ कंपाउंड है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन जो है सेकंड रिएक्शन कंडक्ट होगी, फर्स्ट रिएक्शन कंडक्ट नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा 11th एप्लीकेशन। नोट डाउन करें इसे। ओके, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए उस टाइप की जो रिएक्शन है उसमें हम HSAB को किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 11th के बाद 12th एप्लीकेशन। देखिए कुछ रिएक्शन ऐसी है जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज किस बेसिस पे हो रहा है उसे हम HSAB प्रिंसिपल के द्वारा बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन आती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, can be explained by HSAB principle ठीक है, HSAB प्रिंसिपल। तो कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। RCl की रिएक्शन देखें, RCl की रिएक्शन NaI के साथ हो रही है तो मिलेगा Ri और NaCl यहाँ पर बाहर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न है कि जो Na है वो हार्ड है जबकि I जो है वो सॉफ्ट है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए Na जो है Cl के साथ जुड़ता है और हार्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। तो इस रीज़न से ये वाली जो रिएक्शन है वो कंडक्ट होगी। नेक्स्ट वाला जो है रिएक्शन उसमें देखिए Ri की रिएक्शन AgF के साथ अगर हो रही है तो देखिए यहाँ पर F जो है वो हार्ड है जबकि जो Ag है वो सॉफ्ट है। यहाँ पर भी ये सॉफ्ट है तो ये वाली रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेगी और मिलेगा AgI। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि आपको दिख गया होगा सॉफ्ट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें और यहाँ पर मैं एक लाइन और लिखा देती हूँ आपको। Above reactions are carried out due to hard and soft interaction respectively।
ठीक है, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से ये वाली रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये हो गया आपका 12th एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, और ये वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें। देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का बच रहा है वो है लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो लास्ट टॉपिक हमारा हम कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। देखिए सर्टेन कुछ लिमिटेशन होती है HSAB प्रिंसिपल की। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो ये जो प्रिंसिपल है HSAB प्रिंसिपल जो कहता है कि हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, यानी रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जहाँ पर इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा जहाँ हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर कहा जाता है कि जो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, वो एसिडिटी और बेसिसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस एसिडिटी और बेसिसिटी पे डिपेंड नहीं करती, दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं। पर बहुत सारी रिएक्शन एसिडिटी और बेसिसिटी की वजह से होती हैं। वहाँ पर भी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अलावा एसिड और बेस होना भी मैटर करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिएक्शन है, मोस्टली रिएक्शन जब भी हम HSAB प्रिंसिपल लगाते हैं तो ज़रूरी है कि हमें जो रिएक्टेंट है उसे दो भागों में हम तोड़ें। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, तभी हम बता सकते हैं कि ये हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। अगर हमें दो भागों में किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ना ढंग से नहीं आया, मतलब हम एग्जैक्ट स्पीशीज़ नहीं बता पाए कि ये टूटने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद ये बनेंगे, तो हम HSAB प्रिंसिपल को लागू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से सर्टेन कुछ लिमिटेशन है जिसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट, सबसे पहले तो देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो इसका लिमिटेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल डज नॉट प्रोवाइड एनी क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ एसिडिटी एंड बेसिक मेजरमेंट। दिस प्रिंसिपल does not provide any quantitative scale of acidic and basic मेज़रमेंट कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर बेसिक के साथ आप मेज़रमेंट वर्ड ही यूज़ करें। मेज़रमेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो इसका लिमिटेशन है।
softness and hardness of compound does not related to acidic and basic by HSAB principle, but there are many hard soft reaction which depends upon acidic and basic नेचर। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट है, नोट डाउन करें इन दोनों को। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो लिमिटेशन है उस पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि कुछ रिएक्शन कंडक्ट हो सकती हैं HSAB प्रिंसिपल के द्वारा, वहाँ लागू हो रही हैं, पर वो रिएक्शन फिर भी नहीं होती हैं। ये भी हम HSAB प्रिंसिपल से नहीं बता सकते हैं। देखिए देयर आर सम रिएक्शन according to HSAB principle, following reaction are carried out due to soft interaction। इसकी एक रिएक्शन देख लें, CH3 प्लस ठीक है, ये रिएक्शन है सॉफ्ट इंटरेक्शन से ये वाली रिएक्शन कंडक्ट होनी चाहिए थी, बट अनफेवरेबल एंट्रोपी चेंज makes this reaction unable to
अब यहाँ पे देखिए एंट्रोपी चेंज की जो मैं बात कर रही हूँ, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू 359 किलो जूल पर मोल है, 9 है ये, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा वैल्यू आने की वजह से ये वाली रिएक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं होती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसका लिमिटेशन है, इसे भी आप नोट कर लें। थर्ड लिमिटेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया, किसी भी रिएक्शन को HSAB के द्वारा हम बता सकें कि वो कंडक्ट होगी या नहीं होगी, वो रिएक्शन आगे परफॉर्म होगी नहीं होगी, उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिएक्टेंट को डिकम्पोज करें दो भागों में, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तभी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में, मतलब एसिड बेस को हम डिवाइड करने के बाद तभी हम उसकी हार्डनेस क्या रहेगी टेबल में चेक करके बता सकते हैं। पर देखिए, जब भी हम रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हैं तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता कि डिकम्पोज होने के बाद कौन से रिएक्टेंट जो डिकम्पोज हुए हैं किन दो भागों में बटेगा। कई जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक से ज़्यादा तरह से टूट सकते हैं, ठीक है। जैसे एस्टर के केस में आपको पता होगा RCOR-। अब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कि यहाँ से टूटेगा हम नहीं बता सकते ना, तो दोनों ही तरह से देखिए, ये वाला जो भी है एक लिमिटेशन हो गया कि हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए कि डिकम्पोज जो है रिएक्टेंट का किस जगह से हो रहा है। अगर हम नहीं बता पाएंगे तो वहाँ पर HSAB प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको लिख देती हूँ किस तरह से आपको लिखना है इस थ्योरी को। In order to understand HSAB term, one must decompose रिएक्टेंट जो है उसको डिकम्पोज करना ज़रूरी है। रिएक्टेंट इनटू एसिड एंड बेस स्पीसीज, ठीक है। दो भागों में इसको डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विच आर sometime difficult to establish, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे देखिए रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। अभी सेम एस्टर की ही हम रिएक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर डिकम्पोज किया जाएगा एस्टर की रिएक्शन एसिड और अल्कोहल के बीच में होती है, वो मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया एक तरफ एसिड लिखकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है वो जुड़ेगा दूसरे वाले हिस्से के साथ जो कि है
ठीक है, इस तरह से ये कंडक्ट हो रही है रिएक्शन। अब यहाँ पे अच्छा, मैंने साइन पे यहाँ मिस्टेक कर दी है। ओके, सो सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है रिएक्शन में, या बुक में ही गलत दे रखी है। ठीक है, ये इस तरह से है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से माइनस प्लस, और यहाँ पर ये जुड़ने के बाद यहाँ हो जाएगा प्लस और ये माइनस। ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए, इस वाली रिएक्शन में जो ये वाला जो रिएक्टेंट है डिसोसिएशन, ये वाला नहीं होता, जबकि ये वाला होता है। तो ये भी HSAB में एक्सप्लेन नहीं हुआ कि डिकम्पोज इस तरह से क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, is not decompose of ester, esterification reactant। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। ये जो फर्स्ट वाला जो है वो सही है, जबकि जो सेकंड वाला है वो गलत है। ठीक है, ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट, इसे भी नोट डाउन करें। इसके बाद एक पॉइंट और बचा है आपका, फटाफट से नोट करें इसे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ रिएक्शन जो है HSAB प्रिंसिपल को लागू नहीं करती, उसके बिना भी वो हो जाती है। मतलब वो रिएक्शन जो ऐसी है कि वहाँ पर हार्ड सॉफ्ट प्रिंसिपल को नहीं माना जाता है, हार्ड सॉफ्ट वाला प्रोडक्ट भी स्टेबल प्रोडक्ट मान के वो रिएक्शन कंडक्ट होती है। तो एक एग्जांपल हम इसी टाइप का देखते हैं। मैनी रिएक्शन can't predict by HSAB principle. Many reaction can't predict by HSAB principle। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, SO3 की रिएक्शन हो रही है HF के साथ। यहाँ पे देखिए, एक तो हार्ड है, ये वाला जो पोर्शन है वो सॉफ्ट है, और ये सॉफ्ट है, ये भी हार्ड है, सॉरी ये हार्ड है। H प्लस जो है उसकी बात की जा रही है, H प्लस हार्ड ही तो होता है। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन में देखिए, SO3 के साथ H जो है वो जुड़ता है, जबकि F माइनस बाहर हो जाता है। ये एक हार्ड है, जबकि सॉफ्ट हार्ड का यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, यानी ये रिएक्शन हुई जो कि HSAB को फॉलो नहीं करती है।
फिर भी ये रिएक्शन हो रही है, तो ये भी एक इसका एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा जो लिमिटेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। टोटल 5 पॉइंट्स थे इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये वाली आपकी जो फर्स्ट यूनिट है आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।